नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव में हमने पिछले लेक्चर में स्लोप डिटेक्टर और बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का अध्ययन किया था। दोस्तों, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर आपके नए सिलेबस में नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्लोप डिटेक्टर को ही मॉडिफाइड वर्जन बैलेंस स्लोप डिटेक्टर था और आगे हम जो फोस्टर सिले और फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड पढ़ने वाले हैं वो भी एक उसका ही पार्ट है, इसीलिए हमने उसका अध्ययन किया था। आज के अध्याय में हम फेज डिस्क्रिमिनेटर और फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर मेथड का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस मेथड को बैलेंस स्लोप डिटेक्टर से ही मॉडिफाइड करके बनाया जाता है, इसीलिए उसका अध्ययन करना भी आवश्यक था। This is the circuit diagram of the construction of the Foster Sile discriminator। इसमें देखें तो इसमें अगर हम इसे बैलेंस स्लोप डिटेक्टर से कंपेयर करें तो उसमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है उस सर्किट से कि एक तो इसमें जैसे उसमें हमने T1 T2 दो ट्यून सर्किट यूज़ किए थे और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की हेल्प से दोनों ट्यून सर्किट को हमने सेकेंडरी पर कनेक्ट किया था। प्राइमरी पर हम FM वेव इनपुट देते थे और सेकेंडरी के जो भी हमारा फिल्टर सर्किट है उसके बाद हमें आउटपुट पर एक डीमॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त हो जाता था। यहाँ पर आप देखें तो हमने एक इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सेकेंडरी के सेंटर टेप से कपल्ड किया हुआ है बाय दी बाईपास कैपेसिटर। सो दिस इज द डिफरेंस इन दिस सर्किट। इंडक्टिवली कपल्ड डबल ट्यून सर्किट इज यूज्ड। तो डबल ट्यून सर्किट हम यूज कर रहे हैं और ये डबल ट्यून सर्किट इंडक्टिवली क्या है, कपल्ड है। बोथ प्राइमरी एट सेकेंडरी आर ट्यून्ड एट द सेम फ्रीक्वेंसी। एक अंतर क्या लाया, पिछले वाले बैलेंस स्लोप डिटेक्टर के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि हमें उसे 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता था। प्राइमरी को हम ओमेगा सी पर ट्यून करते थे और सेकेंडरी के T1 सर्किट को ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा पर और सेकेंडरी के T2 ट्यून सर्किट को हम ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा पर ट्यून करते थे। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें हम केवल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, जिसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे FI से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप देखें तो जो वोल्टेज है सेकेंडरी के जो ट्यून सर्किट 1 है उसमें जो वोल्टेज है सेकेंडरी का उसमें VS1 है और T2 ट्यून सर्किट में सेकेंडरी पर जो वोल्टेज है वो VS2 है। इंडक्टर जो हमने L लगाया है उस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हमने VL रिप्रेजेंट किया है। VL is a voltage across the inductor and VI1 is the voltage which is applied at diode D1 and VI2 is a voltage applied at diode D2. Vout1 and Vout2 is the output from the diode 1 and output from the diode 2 respectively. And here we will get the आउटपुट Vout इज इक्वल टू Vout2 माइनस Vout1। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा दैट विल गिव अस द डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ द फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर या जिसे हम फेज डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं। वर्किंग ऑफ फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड की क्या होती है, पहले हमने इसमें एक देखें तो हमने प्राइमरी से सेकेंडरी पर एक बाईपास कैपेसिटर यूज किया है जो 2 टास्क परफॉर्म करता है। पहला, प्राइमरी से सेकेंडरी को डीसी को आने को रोकता है, डीसी को ब्लॉक करता है। प्राइमरी से कोई भी डीसी करंट सेकेंडरी पर नहीं आ सकती, तो इट विल प्रिवेंट द डीसी करंट। इट कपल्ड प्राइमरी सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेकेंडरी, यानी प्राइमरी जो इट कपल्ड प्राइमरी सिग्नल फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल प्राइमरी पर अप्लाई हम कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को ये सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसके सेंटर टेप है तो उसके सेंटर पर ये उसको कपल्ड कर देता है, यानी वो सेम फ्रीक्वेंसी हमारी उसके सेंटर पॉइंट पर भी हमें अवेलेबल हो जाती है। फुल प्राइमरी वोल्टेज VP अक्रॉस इंडक्टर L थ्रू बाईपास कैपेसिटर CB। दूसरा, ये जो भी प्राइमरी पे वोल्टेज है जिसे हम VP बोलते हैं, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी, इट पास द वोल्टेज VP अक्रॉस द इंडक्टर फुली। ये पूरी जितनी भी वोल्टेज VP हमें प्राइमरी पर होती है उतनी वोल्टेज सेकेंडरी पर जो इंडक्टर लगा हुआ है उस पर ये पास कर देता है। देयर इज अ स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप VCB अक्रॉस CB, क्योंकि हमने एक बाईपास कैपेसिटर यूज किया है प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस भी होगा, उसे हम VCB बोल रहे हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस दी CB विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ CB
एंड एल। तो जिसको हम CB वोल्टेज को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं और उसको हम CB और L का सिलेक्शन करके मिनिमाइज कर सकते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस CB कैन बी इग्नोर्ड। अब क्या है, क्योंकि जब जो वोल्टेज है, क्योंकि हमने उसे मिनिमाइज किया है यूजिंग दी वैल्यू ऑफ CB एंड इंडक्टर, तो VCB की जो वैल्यू है, अगर हम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है उसे कंपेयर करें तो बहुत कम है। तो दैट मीन्स वी कैन इग्नोर दी VCB एज कंपेयर टू VL की तुलना में हम VCB को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास VP है, VP इक्वल्स टू VL माइनस VCB होगा, कि VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और उसमें VCB से को माइनस कर दे तो हमें VP के वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि VCB की वैल्यू VL के कंपेरिजन में बहुत कम है तो हम कह देते हैं VP इक्वल्स टू VL। तो हमारा हमने यही कहा कि जो प्राइमरी पे वोल्टेज है वो पूरा वोल्टेज इंडक्टर पर हमें प्राप्त हो जाता है। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी एट सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर आर VS1 एंड VS2 विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन फेज। जो वोल्टेजेस हमें सेकेंडरी पर मिल रहे हैं, जिसे हम VS1 और VS2 कह रहे हैं, दोनों वोल्टेज मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन फेज में अपोजिट हैं, क्योंकि सेकेंडरी की जो एक प्राइम हाफ बाइंडिंग है वो पॉजिटिव में होती है तो दूसरी वाली की पोलरिटी उसमें नेगेटिव होती है। दोनों का फेज डिफरेंस होता है, अपोजिटिव इन फेज होते हैं। द रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज VI1 एंड VI2 आर अप्लाइड एट डायोड D1 एंड D2 रेस्पेक्टिवली। ये हम बात कर चुके हैं कि VI1 VI2 हम डायोड D1 D2 पर अप्लाई कर रहे हैं। तो VI1 अगर हम निकालना है तो VI1 इज नथिंग, इट्स अ VL प्लस VS1। जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी पर T1 ट्यून सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो प्लस इंडक्टर वोल्टेज को जोड़ते हैं तो VI1 मिल जाएगा। T2 सर्किट की वोल्टेज VS2 और VL को अगर ऐड करते हैं तो VI2 हमें प्राप्त हो जाता है। The value of voltages VI1 and VI2 are depends upon the phasor relation between VS1, VS2 and VL। यानी VI1 और VI2 की जो वैल्यू है वो VS1, VS2 और VL के बीच में जो फेजर डायग्राम है उस फेजर डायग्राम का क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करती है, जिसे हम नीचे फिगर B से लेकर D तक में देख सकते हैं। जैसे पहला फिगर हमने लिया है, अगर आप देखें दिस फिगर B, जहाँ पर हमने कंसीडर किया है FI इज इक्वल टू FC। अगर इस फिगर में देखें तो in figure B the voltage VS1 and VS2 are equal in magnitude and opposite in phase। इसमें देखें तो जो VS1 है, VS1 की डायरेक्शन ये है और VS2 की डायरेक्शन ये है, तो दोनों, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। तो VS1 एंड VS2 बोथ आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन फेज व्हेन FI इज इक्वल टू FC। जब जो प्राइमरी और सेकेंडरी की हमने जैसे फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहा है, जब वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में VS1 और VS2 जो मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड होता है उनका फेज डिफरेंट होता है। Hence the phase of VS1 VS2 in respect of VL are based on the tuned frequency of secondary of the transformer। तो उस कंडीशन में VS1 VS2 और VL की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, ट्यून सर्किट की फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि हमने FI इज इक्वल टू FC का है और FC इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून सर्किट, कैरियर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। एट रेजोनेंस, जब हम रेजोनेंस मान के चलते हैं तो VL विल बी 90 डिग्री। उस कंडीशन में क्या होगा, VL विल बी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद VS1 एंड VS2। तो यहां देखें तो VL और VS1 में जो डिफरेंस आ रहा है तो VL VS1 से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों आउट ऑफ फेज है। तो VL जो है VS1 VS2 से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। Hence VI1 VI2 will be in equal in magnitude and opposite in phase। इसलिए VI1 और VI2 भी दोनों अपोजिट मैग्नीट्यूड अपोजिट फेज में और इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। इस वजह से जो आउटपुट है हमें वो जीरो मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि जिस कंडीशन जब हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी उस कंडीशन में हमें इस फोस्टर-सिले डिस्क्रिमिनेटर से जो आउटपुट है वो जीरो मिलता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एट ऑफ रेजोनेंस, जब रेजोनेंस नहीं हो। अब रेजोनेंस नहीं हो तो दो कंडीशन बनती हैं कि एक, या तो FI जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है FC से ज़्यादा हो या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी FI से कम हो। तो हमने पहली कंडीशन मानी है जब FI की वैल्यू FC से ज़्यादा है। उस कंडीशन में VL विल बी मोर देन 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद VS1 एंड VS2। उस कंडीशन में हमने जो कहा था VL VI से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, अब वो 90 डिग्री से ज़्यादा आउट ऑफ फेज होता है। तो ये देखें डायग्राम, तो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है D, इट इज़ 90 प्लस 5। तो VL और VS1 और VS2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो VL विल बी मोर देन 90 आउट ऑफ फेज विद VS1 एंड VS2, हेंस VI1 विल बी ग्रेटर देन VI2। उस कंडीशन में VI1 VI2 से ज़्यादा हो जाएगा।
तो उस कंडीशन में VO1 माइनस, तो VO जो हमारे पास आउटपुट है वो VO1 माइनस VO2 है। इस कंडीशन में VO1 इज ग्रेटर देन VO2, क्योंकि VO1 की वैल्यू ज़्यादा है VO2 से, तो VO जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा हमें, ऑलवेज वी विल गेट इट पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन होती है एट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देन FC इज मच ग्रेटर, FC इज ग्रेटर देन FI, यानी जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है वो FC से कम है। उस कंडीशन में VL की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम आउट ऑफ फेज रहती है, लेस देन 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो ये देखें 90 माइनस 5, ये 90 डिग्री से भी कम एंगल पर है, तो उस कंडीशन में ये 90 डिग्री से कम आउट ऑफ फेज रहती है। तो VS1 VS2 हैंस VI1 विल बी लेस देन VI2। उस कंडीशन में VI2 ज़्यादा हो जाएगा और VI1 कम हो जाएगा। जब VI2 ज़्यादा होगा तो VO2 भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखें तो इस कंडीशन में VO2 इज ग्रेटर देन VO1। उस कंडीशन में VO की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है। तो इसका मतलब हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी हो गई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंस पर है और जब रेजोनेंस से ज़्यादा या रेजोनेंस से कम है। तो एक पर तो हमें आउटपुट 0 मिलता है, एक पर आउटपुट में पॉजिटिव मिलता है, एक पर आउटपुट में नेगेटिव मिलता है। Hence the output voltage of discriminator is based on the instantaneous frequency of input signal। इसका मतलब जो हमें डिस्क्रिमिनेटर से आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। यही हम कहना चाहते थे कि अगर हमारा आउटपुट सिग्नल की जो वोल्टेज है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करे तो उसी को हम FM डिमोडुलेशन बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है। For satisfactory operation of discriminator circuit, the instantaneous frequency of discriminator must be less than peak separation frequency range। तो इस डिस्क्रिमिनेटर सर्किट के इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए जो पीक सेपरेशन रेंज है वो 2 डेल्टा एफ से ज़्यादा होनी चाहिए। डेल्टा एफ इज अ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन के डबल से ज़्यादा होनी चाहिए पीक सेपरेशन रेंज। सो दिस इज दी फोस्टर-सिलेट डिस्क्रिमिनेटर में जो करेक्टरिस्टिक है उसका ये दोष है, उसके अंदर लिमिटेशंस है कि हम देखें ये जो करेक्टरिस्टिक है ये जब हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता है या कम होता है तो उस पर ये करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। डॉटेड लाइन देखें तो ऊपर वाली जो लाइन है जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और नीचे वाली लाइन है जब एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो करेक्टरिस्टिक की जो शेप है वो तो सेम है, बट जो रिलेटिव एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जा रहा है। दिस इज डिस्क्रिमिनेटर करेक्टरिस्टिक, जिसमें VI1 और VI2 की वैल्यू को देखें। VI पे हमें ये एक तरह से 0 मिलता है और एक पे VI2 पॉजिटिव, एक पे VI1 पॉजिटिव होता है। लिमिटेशन एंड एडवांटेज ऑफ फोस्टर-सिलेट डिस्क्रिमिनेटर। लिमिटेशन में द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्क्रिमिनेटर इज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट FM वेव ड्यू टू दी नॉइस। हमने कहा था वैसे तो FM वेव में हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो केवल उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है, एम्पलीट्यूड FM वेव का कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर उस सिग्नल के साथ में नॉइज़ ऐड हो जाती है तो क्योंकि नॉइज़ जो है वो एम्पलीट्यूड में ऐड होती है तो नॉइज़ आने की वजह से उस FM वेव का भी एम्पलीट्यूड में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेटर सर्किट है उसके एम्पलीट्यूड में भी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जो हमने नीचे कैरेक्टरिस्टिक पीछे देखा, ये कैरेक्टरिस्टिक आप देखें तो इस कैरेक्टरिस्टिक में एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द नॉइज। तो ये किसकी लिमिटेशंस है? हैंस द डिस्टॉर्शन इन आउटपुट कैन बी रिमूव विद द यूज ऑफ एम्पलीट्यूड लिमिटर्स। इसलिए हमें इस एम्पलीट्यूड में जो चेंज आ रहा है इस चेंज को रिमूव करने के लिए हमें एम्पलीट्यूड लिमिटर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये हमें FM वेव के अंदर लिमिटर्स की आवश्यकता होती है। एडवांटेज क्या है इसकी? इट इज ईजी टू अलाइन ड्यू टू द सेम ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसको अलाइन करना आसान होता है। जैसे पीछे हमने देखा था बैलेंस लोब डिटेक्टर में अलाइन करना बहुत टफ था क्योंकि 3 फ्रीक्वेंसी पर अलाइन करना होता था, ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा। लेकिन इसको हम एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इट हैज़ गुड लीनियरिटी और इस सर्किट की लीनियरिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो दिस इज दी फोस्टर-सिलेट डिस्क्रिमिनेटर सर्किट्स। Thanks for watching the video.